हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अजूबा वेदांत क्लासेस में। आज जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका भाग ये दूसरा है। ठीक है, ये दूसरा भाग है। इससे पहले भाग में हम लोग देख चुके हैं, उसका वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। इसका उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और वो करीब 21 से 22 मिनट का वीडियो था और उसमें कई क्वेश्चन हम लोग करा चुके थे, लगभग 8 पेज का, 8 पेज तक। ठीक है, ये सब उस लेक्चर में है, तो आप जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक है और आई बटन पे लिंक देते हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए, तो आइए सेकंड पार्ट में जहाँ से शुरू करने वाले थे वहाँ से शुरू करते हैं। जर्मनी का एकीकरण को संक्षेप में पता लगाएं, ये क्वेश्चन था। तो क्या आंसर है इसका? जर्मनी का एकीकरण आइए पढ़ लेते हैं। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण। पहला पॉइंट क्या है? जर्मनी के एकीकरण की मांग के दौरान संविधान प्रेस की, ठीक है, संविधान प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने का आज़ादी जैसे सिद्धांत का विकास हुआ, और ये सब जर्मनी के एकीकरण के समय हुआ। आइए सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? तो सेकंड पॉइंट, संसदीय व्यवस्था स्थापित करने के, ठीक है, करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, जर्मनी लोगों में 1848 ईस्वी में, ये देखो डेट याद रखा करिए, 1848 ईस्वी में ही 1848 ईस्वी से ही राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई थी। मतलब जर्मनी के लोगों में 1848 ईस्वी में राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई थी। इससे यहाँ के मध्यम वर्ग के योगदान अधिक है, जिसमें कि मध्य वर्गीय लोगों का योगदान अधिक है वहाँ के। ठीक है, ऐसी चीज़ है, लिखी है। और पांचवा क्या है? पांचवा, इस प्रक्रिया में प्रशा के बड़े भूस्वामित्व ने भी अपना योगदान दिया था। बड़े भूस्वामित्व लोगों ने भी अपना योगदान दिया था इस चीज़ में। आइए चौथा देखते हैं। ठीक है, चौथा नहीं, पांचवा छठवां है। छठवां चौथा हो चुका कब का? छठवां देखिए, इसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलनों का नेतृत्व संभाल लिया। ठीक है, प्रशा ने संभाल लिया था। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक बना। ठीक है, ऑटो वॉन बिस्मार्क जनक बना। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस प्रक्रिया में प्रशा ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से भी युद्ध किए तथा सफलता प्राप्त की। इन सब से भी युद्ध किया और उसमें सफलता प्राप्त की। आइए अब आठवां देखिए, 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में प्रशा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? काइजर विलियम्स को, ठीक है, जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। और नौवां और लास्ट पॉइंट क्या है, ये देख लीजिए। नौवां और लास्ट पॉइंट, इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक है, अब आइए इटली के एकीकरण को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा है इटली के एकीकरण को समझाओ। तो आइए इटली के एकीकरण को समझ लेते हैं। इटली का एकीकरण क्या है? तो इटली का एकीकरण, ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, 1830 ईस्वी के दशक में ज्यूसेक मेथनी, ठीक है, ज्यूसेफे मेस्नी ने एकीकरण गणतंत्र के रूप में इटली के एकीकरण के लिए प्रयास करना प्रारंभ किया। तो ज्यूसेफे मेस्नी ने 1830 ईस्वी में के दशक में उन्होंने प्रयास करना शुरू किया एकीकरण को लेकर। ये देखिए अब नेक्स्ट दूसरा क्या है कि उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया। ठीक है, उसने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया। और तीसरा, 1831 ईस्वी से 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमांडो के शासक विक्टर इमिलियस द्वितीय पर आ गई। ठीक है, विक्टर इमिलियस द्वितीय पर आ गई थी, जो 1831 और 1848 ईस्वी में क्रांतिकारी विद्रोह हुए थे। आप लोगों को कई चीज़ें याद करनी पड़ेगी कि इटली के एक गुप्त संगठन का नाम, जिसका यंग इटली दिया गया, उसका गठन किसने किया था। ठीक है, ये सब याद करना पड़ेगा, जोसेफ मेस्सिनी ने किया था। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। मैज़नी, काबूर एवं गैरी वॉल्टी ने मिलकर,
ठीक है। मैजनी, काबूर एवं गैरी वोल्टी ने मिलकर इटली के एकीकरण का संभव बनाया। अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है कि 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। इमैनुएल द्वितीय को इटली का एकीकरण राजा घोषित कर दिया गया था। अब आइए नेक्स्ट क्या है, निरंकुशवाद क्या है। निरंकुशवाद किसे कहते हैं, तो उसका आंसर ऐसी शासन या शासन व्यवस्था, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, जो उत्पन्न, ठीक है, अंकुश नहीं होता है, वो कुछ भी कर सकता है, उत्पन्न करे का खेर एवं दमकारी होता है। मतलब समझ लीजिए ये हटा दीजिए, बस इतना समझ लीजिए कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है, जो दमनकारी होता है, इन्हें हम निरंकुशवाद कहते हैं। ठीक है, निरंकुशवाद कहते हैं, निरंकुशवादी सरकार कहते हैं जो भी के लिए। बेल्जियम किस देश के अधीन था, ठीक है, बेल्जियम किस देश के अधीन था, ऑस्ट्रिया के अधीन था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता से आप क्या आशय है। नेपोलियन संहिता से क्या आशय है। उत्तर है नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया, इसके प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिससे प्रशासनिक व्यवस्था कुशल बन सके। नेपोलियन 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, नेपोलियन 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिया गया। जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब आइए वियना कांग्रेस में फलस्वरूप यूरोप में क्या क्या परिवर्तन हुए वर्णन कीजिए। और इसमें इस तरह दो तरीके से पूछ सकता है, वियना संधि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आइए वियना संधि की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, क्या है। तो उत्तर है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों पर अधिकार खो दिया जिन्हें उन्हें नेपोलियन के अधीन किया था। ठीक है, उन सभी पे से वो अधिकार खो चुके थे। बाइए दूसरा पॉइंट, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके, ऐसी चीज़। तीसरा, ऐसे सभी राजतंत्रों की बहाली की गई जिनको नेपोलियन के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो चुका है। बाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतियों ने क्या कदम उठाए। तो क्या कदम उठाए थे, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर है फ्रांसीसी क्रांति के शुरुआत में, ठीक है, 1789 ईस्वी में हुई थी। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो 1789 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति में लोगों की मांग थी कि राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र को स्थापित किया जाए। समूह पहचानने के लिए उठाए गए कदम, ठीक है, सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम कौन कौन से थे। तो आइए, पहला पृथ्वी और नागरिक जैसे। पृथ्वी क्या था, जिसमें वो लोग अपने पैदाइशी भूमि को लेकर लड़ते उड़ते हैं, और नागरिक जैसे विचारों एवं संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। दूसरा, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। ठीक है, एक नया फ्रांसीसी झंडा तैयार किया जिसने ध्वज का ले लिया। तीसरा, पेरिस की फ्रेंच भाषा की राष्ट्रभाषा घोषित किया। पेरिस की फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था। चौथा है, प्रत्येक राज्य में एक स्टेट्स जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। ये सब चीज़ें हैं। आइए 2 पॉइंट और है। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें सबको समान कानून का अनुभव हो। और लास्ट लगभग 6वां टॉपिक है, आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार तथा माप की प्रणाली एक समान कर दी गई। ठीक है, निम्नलिखित पे टिप्पणी कीजिए। क्या क्या है, देखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। जोसेफ मेस्सिनी, काउंट कैमिलो दे काबूर, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, फ्रैंकफर्ट संसद, राष्ट्रवाद संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। ठीक है, तो आइए जोसेफ मेस्सिनी क्या थे वो देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं जोसेफ मेस्सिनी क्या थे।
पहला इटली का एक क्रांतिकारी था। दूसरा, इसने यंग इटली नामक एक संगठन चलाया। ठीक है, यंग इटली नामक संगठन चलाया। और तीसरा, इस आंदोलन के कारण इटली में एकता की भावना को बल मिला। और चौथा है, ये राजतंत्र का बहुत बड़ा विरोधी था। और आइए, काउंट कैमिले दे काबूर। पहला, काबूर सार्डिनिया पिडमांडो का प्रधानमंत्री एवं कुशल कूटनीतिज्ञ था। दूसरा क्या है, दूसरा टॉपिक, इसने इटली के एकीकरण के लिए फ्रांस के कूटनीतिज्ञ संधि का ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इसने कूटनीतिक से ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर दिया। तीसरा क्या है, इस तरह के लोम्बार्डी, फ्रमा, मेडोना और टस्कनी को इटली में मिला लिया गया। ठीक है, चौथा क्या है, ठीक है, चौथा क्या है, इस तरह दक्षिण इटली, वेनिस और रोम को छोड़कर सबका एकीकरण हो गया था। अब नेक्स्ट है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध क्या है वो भी देख लीजिए। पहला, 15वीं सदी से यूनानी ऑटोमन सम्राट का हिस्सा था। दूसरा, 1821 में यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों के द्वारा आज़ादी के लिए संघर्ष आरंभ हुआ। तीसरा, यूनान संस्कृति से एक प्रति सहानुभूति रखने वाले यूरोपीय देशों ने यूनान की स्वतंत्रता के लिए समर्थन किया। ठीक है, यूनान की स्वतंत्रता के लिए समर्थन किया। आइए चौथा देखिए, चौथा क्या, 1832 की कुस्तुनुतुनिया। ठीक है, कुस्तुनुतुनिया की संधि द्वारा यूनान को स्वतंत्रता मिली। अब फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी, तो फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में जान लेते हैं। फ्रैंकफर्ट संसद का नाम राष्ट्रवाद के आंदोलन के एक प्रमुख पड़ाव के रूप में गिना जाता है। दूसरा, जर्मन के मध्य वर्गीय लोगों और विभिन्न राजनीतिक संगठनों के सदस्यों ने मिलकर एक जर्मन संसद के लिए वोट किया। ठीक है। तीसरा, संसद में जर्मन राष्ट्र का संविधान बनाया गया और फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को जर्मनी के शासन की पेशकश की गई। और चौथा है, राजा ने पेशकश ठुकरा दी, इस तरह संसद भंग हो गई। तो आइए नेक्स्ट है, अड़ा वाला क्या है, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका थी उसके बारे में भी जान लेते हैं। कुछ ही टॉपिक है बस। पहला, राष्ट्रवादी संघर्षों के वर्षों में से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। दूसरा, महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए। तीसरा, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भाग लिया जो महिलाएं थीं। ठीक है, और ये तीसरा। चौथा, इसके बावजूद भी असेंबली चुनाव में उन्हें मताधिकार से वंचित किया गया। पांचवा देखिए, आइए पांचवा के, जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई तो महिलाओं को केवल दर्शक में बैठने की दर्शक जहाँ पे जैसे कि दर्शक लोग बैठे थे, जहाँ पे मैच चलता है और फिर दर्शक देखते हैं, वैसे दर्शक दीर्घा में बैठने की अनुमति मिली। ठीक है, दर्शक दीर्घा में बैठने की अनुमति मिली। ये था हमारे, ठीक है, ये हो चुका है, यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ से भाग जो दूसरा था वो पूरा हो चुका है। ठीक है, भाग दूसरा था ये पूरा हो चुका है, खत्म, चैप्टर खत्म हो चुका है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर होगा चैप्टर 2 को लेके, और इस चैप्टर में हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। और इस चैप्टर का जो आएगा, इस चैप्टर का आने वाला है आप लोग के क्वेश्चन
आंसर। ठीक है, महत्वपूर्ण ठीक है, प्रश्न उत्तर आएंगे आप लोगों का। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, इस चैप्टर से जुड़े आएंगे भाग तीसरे में। ठीक है, भाग तीसरे में रहेगा, फिर उसके अलग से ही लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 डाल के या फिर बहुविकल्पी प्रश्न डाल के वैसे कर दिया जाएगा अपलोड। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अच्छा क्या आप लोगों को समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और समझ में ना आया तो कमेंट कीजिए। हम लोग आपको अच्छे से और विस्तार से आप लोग को ये नोट्स दे के हम लोग समझा दिए। और आपको PDF चाहिए, अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो बताइए, हम लोग PDF आपको नोट्स की जो ये नोट्स थे उसके PDF हम आपको दे देंगे। बस आप लोग कमेंट कीजिए और तब हम आपको बताएंगे कि आपको PDF कहाँ से मिल सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, धन्यवाद।